हेलो वन। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मेनली आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो, इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करते हो, तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब कि कुछ और वीडियोस आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करेंगे। कोई फालतू की चीज़ नहीं करेंगे, कोई टाइम वेस्ट करने वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के साथ। तो देखो, जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होती है वो होती है 1885। अब जो भी कांग्रेस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे वो हम अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन हुज इनिशिएटिव वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनती है 1885 में, तो पूछ रहा है कि भाई किसका इनिशिएटिव था। एंड द राइट आंसर इज ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम थे, इनके इनिशिएटिव पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 में, ये ब्रिटिशर्स थे, इनके द्वारा बनाई गई। उसके बाद जो कांग्रेस थी उसका पहला सेशन होगा। कांग्रेस का पहला सेशन होगा। अब ऐसे समझिए कि कांग्रेस में जितने भी लोग होंगे उस टाइम पे, वो हर साल एक पर्टिकुलर जगह में अपनी मीटिंग करते थे, उसे हम सेशन कहते हैं। और जो भी सेशन होगा उसका एक प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, तो उसका हर सेशन का एक प्रेसिडेंट होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए वो सेशन का प्रेसिडेंट कौन था। अब जब कांग्रेस का पहला सेशन होगा तो उस पर क्वेश्चन आएगा, जो कांग्रेस का पहला सेशन था वो कहाँ हुआ था। द राइट आंसर इज बॉम्बे। ठीक है, कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था। कब होगा 1885 में। अब उसके प्रेसिडेंट भी तो होंगे कोई, उसके प्रेसिडेंट कौन थे वो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके फर्स्ट चेयरमैन या प्रेसिडेंट ले लीजिए, वह डब्ल्यू सी बैनर्जी रहेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम है डब्ल्यू सी बैनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में पहला सेशन होता है। ठीक है, समटाइम्स ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो पहला सेशन होता है उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब कितने लोगों ने अटेंड किया था। तो 72 डेलीगेट्स ने उसे अटेंड किया था। एक और क्वेश्चन है वो यूपीएससी और एससीसी में भी पूछा गया है। उसमें ये पूछा गया है कि जो पहला सेशन था वो बॉम्बे में होता है, पर बॉम्बे में होने से पहले वो सेशन कहाँ प्लान किया गया था, क्योंकि उसे शिफ्ट किया गया। तो वो पहले सेशन प्लान किया गया था पुणे में। ये सेशन पुणे में होना था पहला, पर इसे शिफ्ट किया गया बॉम्बे में। क्यों? क्योंकि पुणे में एक बीमारी फैल गई थी उस टाइम पे जिसे कहते हैं प्लेग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेग वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है वो सारे सेशन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को मगअप कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। पहला कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ था? 1885 में। मैंने बता दिया बॉम्बे, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का नाम कौन है? डब्ल्यू सी बैनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पूछा जा सकता है कि कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या कोई कभी मुस्लिम प्रेसिडेंट बना है? आंसर है यस। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, उसके नाम था बदरुद्दीन तायब जी। ठीक है, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, लोकेशन भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट मुस्लिम जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं उनका क्या नाम था? बदरुद्दीन तायब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कभी कोई अंग्रेज बना है? क्या कोई ब्रिटिशर जो है, जो अगर गोरा ले लो, क्या कभी गोरा बंदा कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना? आंसर यस, उसका नाम था जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना हुआ है। उसके बाद पहली बार वंदे मातरम जो सॉन्ग है, जो वंदे मातरम है, वो पहली बार कब गाया गया? वो गाया गया कलकत्ता सेशन में 1896 में। पहली बार वंदे मातरम यहाँ पे गाया गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद कलकत्ता सेशन 1906 में कलकत्ता सेशन होता है। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और पहली बार स्वराज टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये भी। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं नेक्स्ट, बाकी को भी देख लेंगे हम, पर अभी मैं इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़िए आप पहले। एक सेकेंड। उसके बाद पहली बार राष्ट्रगान की बात करते हैं। तो राष्ट्रगान कब हुआ था? और राष्ट्रगान की बात करते हैं, तो राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था पहली बार, जिसे जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सेशन। उसके बाद एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी 1924 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं।
सरोजिनी नायडू जो है हमारी, ये पहली इंडियन फीमेल 1925 में पहली महिला, भारतीय महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है, सरोजिनी नायडू रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए पहली फीमेल, फर्स्ट फीमेल को कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, तो रहेगी एनी बसंत। कब? 1917 में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे कांग्रेस सेशन को लेके, ये हमें पता होना चाहिए। कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में, तो और भी क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट चीज हुई वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में हमारा जो बंगाल वाला इलाका था उसे ब्रिटिशर्स ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपके सामने मैप दिख रहा होगा आपको। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब कि इस बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। जो इस तरफ वाला पोर्शन था, जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन था, इसको डिवाइड कर दिया गया। तो ये क्या बन गया? इसे बना दिया गया ईस्टर्न बंगाल। और जो इस तरफ वाला था, बिहार वाला इलाका था, ये आज के टाइम पे जो बंगाल है हमारे पास, इसे हम कहते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल वाला इलाका बन गया। अब इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? हु डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्टीशन, जो बंगाल का बंटवारा हुआ था, वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंटवारा। किसने करवाया था? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया को रूल करता था ब्रिटिश, तो ब्रिटिश के उस टाइम पे वाइस रॉय वगैरह होते थे, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल ऐसे। तो उस टाइम पे एक वाइस रॉय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन जो था, इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया था, बंगाल के दो टुकड़े करवा दिए थे। ठीक है, इनका मेन मकसद था, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का कहना था कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करना यहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसे चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट एक्चुअल रीज़न था कि यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी थे वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। अगर बंगाल में कॉन्टिन्यूसली रेवोल्यूशन एक्टिविटीज़ होती रहती तो हमें ज़्यादा जल्दी मिल जाती। और ये बहुत सारे रीज़न थे। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चाहते थे, तो ये इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिटेल दे रखी है। 1905 में लॉर्ड कर्जन जो वाइसरॉय था उस टाइम पे इंडिया का, इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में एक वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बना दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ? 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग करके आता है। लॉर्ड हार्डिंग कौन है? एक वाइसरॉय है। वो क्या करता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर देता है और बंगाल को फिर से रीयूनाइट कर देता है, जैसे पहले सिचुएशन वैसे बना देता है। ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है स्वदेशी मूवमेंट। देखो, जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तब उस टाइम पे हमारे लोग भी विद्रोह, कोई बगावत करेंगे ना, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ? एक मूवमेंट स्टार्ट होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट। एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, इसे कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्वदेशी मूवमेंट है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट स्टार्ट हुई थी, अपोज करने के लिए। उसमें इंडियन गुड्स को, इंडिया में बनी हुई चीज़ों को हमने प्रमोट किया। बट हमसे पूछा गया स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट। एंड द राइट आंसर इज 1905। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है 1905 में, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए सर ये स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट, ये टू अपोज पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट। ठीक है, चलो पार्टीशन ऑफ बंगाल में, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हो जाती है, तो इंडिया के जो लोग हैं खासकर बंगाल के, उन्हें बड़ा इफेक्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे बंगालियों को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो हमें तब कांग्रेस से मिलते हैं, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि चलो हम क्या करते हैं, हम हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। उस मूवमेंट का नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट। नाम से पता लग रहा है स्वदेशी मूवमेंट, मतलब कि हम अब भारत में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो जो ब्रिटिश का सामान होगा उसका बॉयकट करेंगे, ब्रिटिश के सामान को जलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इकोनॉमिकली ब्रिटिश को नुकसान पहुंचेगा। और साथ में क्या करेंगे, हम लोग अपने देश में निर्मित जैसे कॉटन को यूज़ करके या खादी को यूज़ करके अपना कपड़े बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अपने देश के ही स्कूल बनाएंगे, अपने देश के कॉलेजेस होने चाहिए, अपनी ही फैक्ट्रीज होनी चाहिए, सब कुछ ये करेंगे। उस स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया गया। तो ये आपने याद रखना है, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, उसके साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1911 में दिल्ली दरबार, इंडिया में क्या होता है, किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी जो है आते हैं, तो उनके लिए, उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली दरबार कब लगा था, तो 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। अब है इंडियन नेशनल मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। देखो, जब स्वदेशी मूवमेंट अभी जो चल रही थी,
तो उसमें जो मुस्लिम्स थे, तो मुस्लिम्स को लगा कि आज़ादी मिलने वाली है, इंडिया कहीं आज़ाद ना हो जाए। अगर इंडिया आज़ाद हो गया तो कांग्रेस, उनको लगता था कांग्रेस जो है हिंदू पार्टी है, तो यहाँ पे हिंदुओं की बात की जाएगी, हमें तो कोई पूछेगा नहीं। तब कुछ मुस्लिम्स को लगा कि मुस्लिम के हित की बात करनी चाहिए, मुस्लिम्स को भी अपने बारे में या अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, तो हमें कोई अपनी पार्टी बनानी चाहिए, तब बनती है मुस्लिम लीग। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हेन वाज द इंडियन मुस्लिम लीग फाउंडेड, तो मुस्लिम लीग कब बनती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1906। तो मुस्लिम लीग के बारे में कुछ जानते हैं। अब मुस्लिम लीग जो है, उसे बनाने वाले का नाम था सलीम उल्लाह खान, सलीम उल्लाह खान, ठीक है। ये नवाब थे ढाका के। कब बनी थी, 1906 में। इट वॉज फाउंडेड बाय द नवाब ऑफ ढाका, सलीम उल्लाह, ठीक है। इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 1908 में, अमृतसर में। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे, आगा खान। ये दो चीजें आप याद रखना, पहले इसको फाउंड किसने किया था, सलीम उल्लाह, नवाब ऑफ ढाका। और पहला सेशन इसका अमृतसर में होता है, तो अमृतसर में होने के बाद इसके जो प्रेसिडेंट बनेंगे पहले, वो आगा खान होंगे। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस में टकराव हो जाता है, कांग्रेस के अंदर जो मेंबर्स हैं उनमें टकराव हो जाता है, और कांग्रेस शायद 200 में टूट जाती है। वही हमसे पूछा गया, इन विच सेशन डिड द डिवीजन बिटवीन द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस टेक प्लेस। कहता है कांग्रेस के अंदर दो तरह के लोग थे, एक थे नरम दल, एक थे गरम दल। नरम दल को कहते हैं मॉडरेट्स, और जो गरम दल हैं उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। अब कांग्रेस के अंदर ये दोनों लोग थे, जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप ले लीजिए फिरोज शाह मेहता की बात कर लीजिए। उसके बाद हम इन लीडर्स की जो बात करते हैं, या फिर आप लाला लाजपत राय की बात करिए, ठीक है, जिन्हें लाल दाल पाल भी, हम तीन लोग हैं, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे। एनीवेज हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच सेशन डिड द डिवीजन बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस टेक प्लेस। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सूरज स्प्लिट। तो सूरज स्प्लिट में क्या होता है, कांग्रेस के अंदर जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं उनमें टकराव हो जाता है और डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारे पास बाल गंगाधर तिलक हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इनकी एक न्यूज़पेपर के बारे में जान लेते हैं, मराठी न्यूज़पेपर थी, ठीक है, मराठी न्यूज़पेपर, मराठी लैंग्वेज है न्यूज़पेपर, उसका नाम था केसरी। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ उस न्यूज़पेपर में छापते थे। अब क्या हुआ, जब 1907 में जब कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है दो हिस्सों में, तब बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया, किस जेल में डाल दिया गया, मंडले जेल, MANDALAY, मंडले जेल। ये पूछा गया क्वेश्चन, मंडले जेल कहाँ पे, बर्मा में, जिसे आज के टाइम में म्यांमार कहते हैं। इन्हें कितने साल की सजा हुई थी, 6 ईयर्स की सजा हुई थी बाल गंगाधर तिलक को, आफ्टर सूरज स्प्लिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी। अब क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन एंड वेयर गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड। तो गदर पार्टी अमेरिका में बनती 1913। देखो इंडिया में जो लोग रहते हैं वो तो आज़ादी के लिए कुछ कर रहे हैं, बट हमारे बहुत सारे लोग थे जो अमेरिका में सेटल थे, उस टाइम पे अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में वर्क करते थे। तो उनको भी लगा कि भाई भारत माता के लिए हमें कुछ करना चाहिए, हम इंडियन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, हमें ब्रिटिश से आज़ादी लेनी चाहिए। तो वहाँ पे अमेरिका में एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम है गदर पार्टी। बेसिकली गदर क्या है, गदर बेसिकली एक न्यूज़पेपर है। इसे हिंदी, उर्दू, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, पंजाबी, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में छापा जाएगा, कहाँ पे, अमेरिका में, और इसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो गदर पार्टी वाले लोगों ने प्लान किया कि हम इंडिया पे अटैक करेंगे, इंडिया कुछ लोकेशंस पे हम अटैक करेंगे, इंडियंस को आज़ाद कराएंगे ब्रिटिश से। तो ये इनका पूरा गेम प्लान था। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी को बनाने वाले कौन थे। तो ये देखो, ये सारे लोग जो हैं इंपॉर्टेंट है। लाला हरदयाल, संत बाबा वसाख सिंह, ठीक है, बाबा जसवंत सिंह, उसके बाद सोहन सिंह बाखना, ये सब के सब इंपॉर्टेंट लोग हैं जो इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ था। तो इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। क्लियर है, इतनी चीजें आपने करनी है, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। गदर पार्टी, अगर आपसे पूछा जाए हु फाउंडेड गदर पार्टी, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाखना का नाम आएगा। बट इसके मेंबर भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है कि गदर पार्टी में कौन कौन से मेंबर्स थे, इन सबके नाम आपको एक आइडिया तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है कोमांगाटा मारू इंसिडेंट 1914। अब कोमांगाटा मारू इंसिडेंट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कोमांगाटा मारू वाज है, कह रहा है कि जो कोमांगाटा मारू है वो क्या चीज है।
तो कोमागाटा मारू वाज ए शिप, बेसिकली शिप का नाम है। अब कोमागाटा मारू में क्या होगा कि इंडिया में काफ़ी लोग जो हैं आज के टाइम पे भी बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, अमेरिका में, कनाडा में। तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी 1913-14 के टाइम पे भी इंडिया के काफ़ी लोग यूएस और कनाडा में सेटल होना चाहते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे एक पर्सन थे बाबा गुरदीप सिंह। तो बाबा गुरदीप जो थे, उन्होंने एक शिप किराए पे ली। शिप कौन सी थी? ये जापानीज शिप थी, जापान से शिप ली, स्टीमर था बेसिकली। तो उसमें 370 लोग बैठ गए। ये इंडियन लोग थे, कुछ पंजाब से थे, कुछ डिफरेंट स्टेट से होंगे। ये 376 पैसेंजर्स है उसके अंदर। और शिप को जाना कहाँ पे था? तो ये शिप जो थी, कि हांगकांग, हांगकांग एक जगह है चाइना के पास। तो हांगकांग से ये शिप जानी थी कहाँ पे? कनाडा में, कनाडा में जानी थी। तो काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद जब ये कनाडा में पहुंची शिप, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्योंकि उस टाइम पे भी कनाडा को ब्रिटिशर्स ही रूल करते थे, तो उन्होंने इन लोगों को वहाँ पे उतरने से मना कर दिया। तो उन्होंने केवल मना कर दिया और शिप को वापस इंडिया भेज दिया। अब शिप को वापस इंडिया भेज दिया, लोगों के कितने पैसे लगे होंगे, शिप लोगों ने प्रोटेस्ट किया होगा कि नहीं भाई हमें उतरने दो। बट नहीं, जिन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, जो कैनेडियन सिटीजन थे, उन्हें ही उतरने दिएगा, बाकी सबको वापस भेज देगा। अब ये शिप वापस आ जाती है। अब वापस कहाँ आती है? ये जगह इंपॉर्टेंट है, बज बज, कलकत्ता में एक पोर्ट है, वहाँ ये शिप वापस आ जाती है। और जो हमारे इंडियंस लोग बैठे हैं वो उतरने से मना कर देते हैं, और पुलिस और जो पैसेंजर्स से इनके बीच में एक झड़प होती है, तो काफ़ी लोग मारे जाते हैं। तो इसे इतिहास में कोमागाटा मारू इंसिडेंट का नाम दिया गया। अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये शिप कहाँ की शिप थी? ये शिप बेसिकली जापानीज ओरिजिन की थी, ठीक है। इसे कहाँ जाना था? इसे हांगकांग से वैंकूवर लेके जा रहे थे, कनाडा में। क्लियर है? तो ये शिप वापस कहाँ कहाँ स्टॉप करती है? बज बज कलकत्ता पोर्ट पे आती है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में वापस आ चुके हैं। पहले वो साउथ अफ्रीका चले गए थे, अब वो वापस आते हैं इंडिया में, तो अब इंडिया में उनका योगदान शुरू होगा। क्वेश्चन आ सकता है हमें कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब वापस आते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया वापस आते हैं। ये 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो राइट आंसर इज 1915 में ये इंडिया वापस आते हैं महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा पर फिर भी। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में होता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं एक पहली और आखिरी बार 1924, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कभी महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? आंसर है यस। कब बने थे? 1924 में, पहली और आखिरी बार। उसके बाद ये कभी नहीं बने। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था, तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में, 1906। और महात्मा, देखो महात्मा गांधी का बेसिकली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करम, इनका नाम था करमचंद गांधी, पर इनको हम महात्मा कहते हैं। तो इनको जो महात्मा पहली बार कहा गया था, वो कहा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने टाइटल दिया था महात्मा का। और फादर ऑफ नेशन का जो टाइटल है, फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं इन्हें, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें टाइटल दिया था महात्मा का, सॉरी, फादर ऑफ नेशन का। अब हम बात करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट की। इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था होम रूल लीग मूवमेंट में। होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग मूवमेंट 1916। होम रूल का मतलब हुआ हमारी अपनी सरकार होना चाहिए, हमारे लोग ही हमें गवर्न करने चाहिए, हम नहीं चाहते कि ब्रिटिशर्स हमें रूल करे, ठीक है। तो ये दो पर्सनैलिटीज हैं आपके सामने, दो पर्सन हैं। एक का नाम है एनी बसंत और ये दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक। चलिए इसके बारे में देखते हैं। हु वर द टू प्रोमिनेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट 1916? होम रूल मूवमेंट जो 1916 में स्टार्ट हुई थी, इसके साथ जुड़े हुए दो महान व्यक्तियों के नाम बताइए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। इस मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, होम रूल मूवमेंट का मेन मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है हमारी अपनी सरकार को स्टैब्लिश करना, ठीक है। ये मूवमेंट कब स्टार्ट होती है? 1916। बाल गंगाधर तिलक साहब, इनका एक स्लोगन भी है, इन्होंने स्लोगन दिया हुआ है,
होम रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ठीक है, ये भी इन्हीं का स्लोगन है कि जो होम रूल है, मेरी अपनी सरकार होनी चाहिए, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और मैं इसे लेकर आऊंगा। इन्होंने स्वराज के बारे में भी यही कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। अब होम रूल पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होम रूल जो है उसमें लीडर्स का नाम बताइए। तो लीडर आपको दोनों पता है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय हैं? नो, लीडर हैं बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे कौन है? एनी बेसेंट। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लाइब्रेरीज लगाई डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। जैसे कि अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करता हूँ, तो तिलक साहब का एरिया था महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़ दीजिए, कर्नाटका, बेरार, सेंट्रल प्रोविंस, ये इनके पास इलाका था। और जो बेसंत था, जो बाकी बचा, वो वहाँ पे एनी बेसंत ने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। ये करते क्या थे, बेसिकली स्पीचेस देते थे, लाइब्रेरीज लगाते थे, बुक्स बांटते थे, लोगों को समझाते थे कि आज़ादी क्या है, किस तरह से सेल्फ रूल, अगर हमारा अपनी लोगों का रूल होगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें बताते थे। मतलब बेसिकली लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते थे कि भाई होम रूल होना कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी सरकार होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे तो व्हाट्सएप है आपके पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एंड अदर लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया यू हैव, जहाँ से किसी भी इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करना बड़ा ईजी होता है, किसको किसी भी चीज़ के बारे में बताना बड़ा आसान है। पर पहले लोगों के पास ऐसा कुछ मीन्स ही नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था कि आज़ादी क्या होती है यार। उनको लगता था ये भाई एक फेट, अपनी किस्मत है, ऐसे पैदा हुए ऐसे मर जाएंगे। पर नहीं, इन्होंने लोगों को काफ़ी एजुकेट किया, इन्फॉर्म किया। एनी बसंत ने काफ़ी अच्छा काम किया, दैट्स द रीज़न एनी बसंत जो है बाद में जाके 1-2 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनती है। तो होम रूल लीग से उनका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट 1916। अब लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन होता है। ठीक है, उसने पूछा है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट साइन होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस था। तो सिग्निफिकेंस क्या था, इट मार्क द फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हाथ मिला लिया, ये दोनों मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल के एक पार्टी बनाती, नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, ये दोनों मिल जाती हैं पार्टियां। इनका कहना है कि हम दोनों मिलके क्या करेंगे, भारत की फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी में हम एक मिल के लड़ेंगे, ब्रिटिश से आज़ादी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हु वर द टू की लीडर्स एसोसिएटेड विद द लखनऊ पैक्ट इन 1916। जो की लीडर्स कौन से हैं जो लखनऊ पैक्ट 1916 में जिन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया। टू की लीडर्स एसोसिएटेड विद द साइनिंग ऑफ लखनऊ पैक्ट 1916। तो जो टू की प्लेयर्स थे, एंड द राइट आंसर इज, इसमें आएगा बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिना। दैट्स अ सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ये राइट आंसर है इसका। इन दोनों ने ज्वाइन करवा दी पार्टी और ये पैक्ट करवाया। अब नेक्स्ट है, अब महात्मा गांधी की आपको पता है एंट्री हो चुकी है, महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो आप फ्रीडम स्ट्रगल में इनका भी योगदान देखते हैं। अब महात्मा गांधी जब इंडिया में आते हैं तो पहले 1 साल तक कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या इंडिया रेडी है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ये जनता जो है वो रेडी है किसी टाइप के सत्याग्रह करने के लिए। तो महात्मा गांधी अभी क्या करेंगे, पूरे नेशनल लेवल का कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये स्टेट लेवल पे ही अपना योगदान देंगे। तो उनमें से सबसे पहला जो एक प्रोटेस्ट है जिसमें हिस्सा लेते हैं उसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह कब होता है, 1917। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू विच इशू, किस इशू के साथ रिलेटेड था। ये था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स रिगार्डिंग टू इंडिगो कल्टीवेशन। तो इंडिगो कल्टीवेशन, बिहार में जगह है चंपारण, तो वहां पे किसानों को मजबूर किया जाता था कि आपको अपने खेतों में नील उगाना है, नील उगाना है। ठीक है, पर किसान नहीं चाहते थे नील उगाना। ठीक है, क्योंकि नील जो है उस टाइम पे जर्मनी में बनना शुरू हो गया था, और खेतों में नील उगाने से खेत की जमीन खराब होती है, तो उसका प्रोटेस्ट चला था, उसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 14। द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918 लेड बाय द गांधी जी रिलेटेड टू विच डिमांड। देखिए, पहले तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में होता है। तो गांधी जी वॉज रिलेटेड टू विच डिमांड, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे विच डिमांड की बात की गई है। तो यहाँ पे कहा गया था इंक्रीज इन वर्कर वेजेस, तो इन वर्कर्स की वेजेस को बढ़ाने की बात की गई। उस टाइम पे वहाँ पे एक प्लेग बीमारी फैल गई थी, तो जिसके कारण जो वहाँ पे मजदूर थे, लेबर्स थे, उनका काफ़ी पैसा अपनी बीमारी का इलाज करने में खर्च हो रहा था।
तो इसलिए वो अपने अपने जो मालिक था उस कंपनी का, फैक्ट्री का, उसको कह रहे थे कि मेरी सैलरी बढ़ाओ क्योंकि हमारा काफ़ी खर्चा हो गया। तो वो जब उनके मालिक ने वो बात सुनने से मना कर दिया, तो महात्मा गांधी जाके वहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करते हैं और मजदूरों के सैलरीज बढ़ाने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918 वॉज लॉन्च्ड फॉर विच डिमांड। महात्मा गांधी ने उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद खेड़ा सत्याग्रह किया था 1918 में। तो वहां पे कहा गया था कि जो टैक्स है उसे वेव ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे बाढ़ आई थी, बाढ़ नहीं सॉरी, वहां पे ड्रॉट आया था, सूखा पड़ा था, तो जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। तो वो ब्रिटिश सरकार उनसे टैक्स ले रही थी, पर उनका कहना था कि इनकी फसल बर्बाद हो चुकी है तो ब्रिटिश सरकार को टैक्स माफ कर देना चाहिए। ठीक है। अब गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट में हिस्सा लिया, वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो गांधी जी के सारे इवेंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, 1917 में चंपारण मूवमेंट होता है, 1918 में खेड़ा गुजरात में ये पीजेंट मूवमेंट जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, 1919 में जलियांवाला बाग में सैकर होगा। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।